हे भगवान। ईरान के सर्वोच्च नेता गायब है। सबसे बड़े बैंकों ने हर खाता फ्रीज कर दिया है और शासन दिवालिया होने जा रहा है। कल सैकड़ों ईरानी सुबह उठे तो पाया कि वे अपने पैसे तक नहीं पहुंच सकते। एटीएम बंद थे, वेबसाइटें ब्लॉक थी और शाखाएं खाली थीं। अब हताशा दिखने लगी है। बैंक शेप्पा और बैंक मेली के ग्राहकों को एसएमएस मिला कि खाते लॉक हो गए, लेकिन कोई कारण नहीं बताया गया। सरकार इसे नेटवर्क स्थिरता के लिए केंद्रीय बैंक के संचार स्विचों का तकनीकी उन्नयन बता रही है। चाहे इसका जो भी मतलब हो, अगर मेरे बैंक ने ऐसा संदेश भेजा होता तो मैं पागल हो जाता। ये लगभग निश्चित है कि सरकार अपने नागरिकों से सीधे लिए गए भारी पैसों को फ्रीज कर रही है ताकि वह अपनी खुद की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। अब एक पल में हम बात करेंगे कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। जैसा आप देख सकते हैं, ईरानियों को उनकी सरकार लूट रही है क्योंकि वो सत्ता छोड़ना नहीं चाहती। यह पहली बार नहीं है। असल में इस पूरे संकट की जड़ एक आदमी है और वह नए सर्वोच्च नेता से जुड़ा है। जनवरी में विरोध क्यों शुरू हुए थे, याद है? तो ईरान को अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ा क्योंकि एक बैंक डूब गया था। उस बैंक का नाम आयंदा बैंक था। इस आयंदा बैंक के पीछे जो आदमी था उसका नाम अली अंसारी था। अगर यह नाम आपको जाना पहचाना लग रहा है तो इसकी वजह यह है कि हमने हाल ही में उसके बारे में बात की थी। अली अंसारी वही ईरानी व्यापारी हैं जो नए सर्वोच्च नेता मुस्तबा खामेनेई के खास दोस्त हैं। असल में अंसारी ही मुस्तबा के लिए यूरोप में करोड़ों डॉलर की संपत्तियां खरीद रहे थे। सिर्फ लंदन में ही 150 मिलियन डॉलर की संपत्ति। उसके बहुत सारे संपर्क हैं, बहुत गहरे संपर्क, और ये बात मायने रखेगी क्योंकि देखिए, अंसारी हमेशा से एक उद्यमी रहा है। आप ऐसा कह सकते हैं। वह 90 के दशक से ईरानी उच्च वर्ग के व्यापारिक सर्कल में है, लेकिन 2013 में उसने वह बैंक स्थापित किया जिसके बारे में हमने अभी बात की थी, आयंदा बैंक, और वह जल्दी ही ईरान के प्रमुख बैंकों में से एक बन गया। क्यों? बहुत सीधी सी बात है। इसने देश में सबसे ज्यादा ब्याज दरें दी, तो लाखों ईरानियों ने अपनी सारी बचत इस बैंक में जमा कर दी ताकि उन्हें वो शानदार ब्याज मिल सके। अगर कोई बहुत ज्यादा ब्याज देता है तो आपको पूछना चाहिए कि पैसा कहाँ से आ रहा है। तो इस बैंक के लिए पैसा आ रहा था लोन से, बड़े बड़े लोन जो ईरान में विकास परियोजनाओं के लिए दिए जा रहे थे। सबसे बड़ा लोन असल में ईरान मॉल को मिला था। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये कोई मॉल नहीं था, ये एक शहर था। यह पेंटागन से 2 गुना बड़ा था। इसे 16वीं सदी के फारसी शाही महल जैसा दिखने के लिए डिजाइन किया गया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा मॉल था। और अंदाजा लगाइए, इस मॉल का मालिक कौन था? एक कंपनी थी जिसे अली अंसारी कंट्रोल करते थे। मुझे यकीन है आपने ये नाम सुना होगा। अब मैं आपको इनके जटिल संबंधों से रूबरू कराता हूं। अंसारी का बैंक ईरानी जमाकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए बेतहाशा ब्याज दर देता है। जब लाखों ईरानी अपनी जमा पूंजी इस बैंक में जमा करते हैं, वही बैंक अंसारी की कंपनी को दुनिया का सबसे बड़ा मॉल बनाने के लिए बड़ा लोन देता है। अब आइए भू राजनीतिक नजरिया छोड़कर व्यापार का नजरिया अपनाते हैं। आखिर नाम है बिजनेस बेसिक्स। ईरान एक ऐसा देश है जिसके बारे में हमने अभी बात की, जो बहुत लंबे समय से आर्थिक संकट से गुजर रहा है। असल में जनवरी में हमने कुछ गणना की और हमने पाया कि एक औसत ईरानी मासिक वेतन आपको लगभग 8 अंडे ही दिला सकता है। तो बहुत ज्यादा नहीं है। लोग वाकई में अपनी आजीविका कमाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए, क्या ऐसे देश में मॉल को सपोर्ट करने के लिए पर्याप्त मांग है? ये सिर्फ कोई आम मॉल नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है। और अंदाजा लगाइए, अंसारी को जवाब नहीं पता था क्योंकि आप लोग वीडियो पर कमेंट करने के लिए नहीं थे। तो उन्हें ठोकर खाकर पता चला कि मॉल फेल हो गया और कंपनी लोन वापस नहीं कर पाई। वो लोन का पैसा जो आम ईरानियों से आया था। ये असल में घुमा फिरा कर एक पॉन्जी स्कीम ही है। मॉल ढहने पर बैंक भी ढह गया और ये सब पिछले साल हुआ। अब ईरान इसे झेल नहीं सकता। बैंकिंग सिस्टम से ही आधुनिक अर्थव्यवस्था चलती है। जब लोग किसी बैंक पर से भरोसा खोते हैं तो बाकी बैंकों पर भी उनका भरोसा घटता है। यही सबसे बड़ी समस्या है, खासकर जब डूबता बैंक देश के बड़े बैंकों में से एक हो। तो ईरानी केंद्रीय बैंक को देश और अर्थव्यवस्था में भरोसा बहाल करने के लिए
कदम उठाना पड़ा। लेकिन समस्या ये है कि ईरानी केंद्रीय बैंक के पास ज्यादा ताकत नहीं है, अर्थव्यवस्था मुश्किल से चल रही है, तो उन्होंने वही किया जो कर सकते थे। उन्होंने बस बहुत सारा पैसा छाप दिया ताकि सभी जमाकर्ताओं को बचाया जा सके, और उन्होंने मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया। उन्होंने असफल बैंक को एक सरकारी बैंक के साथ विलय के लिए मजबूर किया, जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में भी किया था। जल्द ही इस पर चर्चा करेंगे। ईरानी केंद्रीय बैंक ने जरूरत से ज्यादा पैसा छापा, जिससे मुद्रा का अवमूल्यन हुआ और पहले से ही महंगाई झेल रहे देश में महंगाई और बढ़ गई। भारी के साथ और भी ज्यादा भारी महंगाई हो गई, और यही वो वजह थी जिससे जनवरी में विरोध प्रदर्शन हुए, जहां शासन को सत्ता में बने रहने के लिए 30-40 हजार लोगों को मारना पड़ा। लेकिन अली अंसारी के साथ क्या हुआ? कुछ नहीं, उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। आप सोचेंगे कि पोंजी स्कीम जैसा घोटाला करने वाले पर आपराधिक आरोप लगेंगे, लेकिन अब वो शीर्ष नेता का करीबी दोस्त है, इसलिए बिना सजा बच गया। असल में कोई यह तर्क दे सकता है कि सरकार ने वास्तव में उसकी मदद करने के लिए हस्तक्षेप किया, लेकिन किसे नुकसान हुआ? आम ईरानी लोगों को नुकसान हुआ, और अब ये पूरी स्थिति और भी खराब हो गई है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, अयंडा बैंक डूब गया तो सरकार ने उसे एक सरकारी बैंक जिसका नाम बैंक मेली है उसमें मिला दिया। बैंक मेली उन बैंकों में से है जो डूब गए या जिन्होंने शायद कल सबके खाते फ्रीज कर दिए। जहर हर जगह फैल रहा है और अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है। मैं शासन की पाखंडता पर ध्यान दिलाना चाहता हूं, क्योंकि वे अपनी आर्थिक समस्याओं का दोष हमेशा प्रतिबंधों को देते हैं। इस बैंक में हमने प्रतिबंध नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार देखा। उन्हें पोंजी स्कीम बैंक बनाने की जरूरत नहीं थी। उन्हें उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई किए बिना बैंक को बचाने की जरूरत नहीं थी, और ना ही उसे यूं ही आजाद छोड़ने की जरूरत थी। सोचिए, ये सब करने के लिए प्रतिबंध उन्हें मजबूर नहीं कर रहे हैं। शासन और राजनेता भ्रष्ट है, ईरानी लोग परेशान हैं। अब देखें, बैंक खाते क्यों फ्रीज हो रहे हैं। एक थ्योरी है कि शासन सुरक्षा बलों को वेतन नहीं दे पा रहा, और युद्ध की स्थिति में वे अपने सबसे जरूरी लोगों को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते, तो वे आम नागरिकों के खाते लॉक कर रहे हैं ताकि वो पैसा IRGC और बसीज बलों के लोगों को दिया जा सके। और दूसरी थ्योरी है UAE। देखिए, बहुत सारे ईरानी अमीर लोग सालों से अपना पैसा UAE में जमा कर रहे हैं, लेकिन जब से ईरान ने UAE के नागरिकों और बुनियादी ढांचे पर बमबारी शुरू की है, UAE सरकार उन संपत्तियों को फ्रीज करने पर विचार कर रही है। हमने इसे करीब हफ्ता पहले कवर किया था। शायद UAE ने फ्रीज पर फैसला लिया और अब वो पैसा चला गया। बैंक परेशान हैं, शायद फिर से पैसा छापने का सोच रहे हैं। ये पहले से अस्तित्व संकट है। बैंकिंग सिस्टम आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह आधुनिक नहीं है, फिर भी वहां बैंकिंग सिस्टम की आवश्यकता है। लेकिन हालात और भी खराब तब हो जाते हैं जब ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब नया सर्वोच्च नेता पूरी तरह से गायब हो गया है, या शायद वो कभी सामने आया ही नहीं। अब इससे पहले कि हम सर्वोच्च नेता के मरने की अफवाहों के बारे में बात करें, बस जल्दी से याद दिला दूं कि नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। इससे हमें एल्गोरिदम में सच में मदद मिलती है। अब बात करते हैं इस नई अफवाह की, जिसकी शुरुआत ईरानी सरकारी टीवी से हुई थी, न कि ट्विटर या यूट्यूब के रैंडम लोगों से। 2 दिन पहले उन्होंने घोषणा की थी कि मुस्तबा खामेनेई एक लाइव संबोधन देंगे, यानी उनके घोषित होने के बाद देश को संबोधित करेंगे। ये उनका आधिकारिक समारोह होना था, लेकिन वह वास्तव में उस समारोह में कभी नहीं आए। कोई लाइव संबोधन नहीं हुआ। हालात और खराब हुए क्योंकि सरकारी टीवी ने फिर इसका जिक्र नहीं किया या उनके न आने की वजह नहीं बताई। उन्होंने नहीं बताया कि वह कब आएंगे या समारोह कब होगा। उन्होंने यह भी नजरअंदाज किया कि उन्होंने ही सर्वोच्च नेता के भाषण की घोषणा की थी। ये तो आग में घी डालना हो गया। हालात तब और बिगड़ गए जब भाषण की जगह सरकारी टीवी ने उनकी सजी हुई तस्वीर दिखाई, जैसे वो मर चुके हो। मैं मजाक नहीं कर रहा, इस क्लिप को देखिए। आप क्या सोचते हैं? क्या ये किसी मृत व्यक्ति की तस्वीर नहीं लगती? हम अभी आते हैं। उन्होंने इसे ऐसे दिखाया जैसे अंतिम संस्कार की फोटो हो, न कि किसी जीवित नेता की। अब इस क्लिप ने AI फेक्स बनाए हैं,
जैसे ये वाला, जिसे कई लोग असली समझते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ये असली नहीं है। मैं चाहता हूं ये क्लिप असली हो, पर है नहीं। फिर भी बहुत मजेदार है, देखिए। अब ईरान में कुछ अफवाहें हैं जिन्हें साबित करना मुश्किल है, लेकिन साझा करना जरूरी है। जैसे मुस्तबा का सीना अस्पताल में भर्ती होना, उसे पेट और पैरों में गंभीर चोटें आई है और वह फिलहाल वेंटिलेटर पर है। उसे यह भी नहीं पता कि युद्ध शुरू हो गया है और बमबारी में उसका परिवार मारा गया है। यह तो छोड़िए कि वह नेता बन गया है। उसकी सर्जरी डॉक्टर जफर गांधी और डॉक्टर मरेशी ने मिलकर की थी। पेजिशेशियन, ईरानी राष्ट्रपति, 2 दिन पहले डॉक्टर के साथ मुस्तबा से मिलने आए थे और खामनेई के बेटे की हालत जानते हैं। अस्पताल में सुरक्षा बहुत कड़ी है और आईसीयू में प्रवेश सिर्फ कुछ लोगों को ही मिलता है। अब मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं, हम इन बातों की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन चिंता की बात है कि अगर वे जीवित होते तो अब तक एक वीडियो आ जाता। जनता से न मिलना समझ आता है, क्योंकि इजराइल ने साफ कहा है कि वे उन्हें निशाना बनाएंगे। अगर वे जिंदा और होश में हैं तो कम से कम एक वीडियो संबोधन तो करना ही चाहिए। उनके पिता तो हमेशा ऐसा करते थे। अब अगर वे बोल नहीं सकते तो वो बिल्कुल अलग बात है, लेकिन इससे और सवाल उठते हैं। देखिए, सर्वोच्च नेता तकनीकी रूप से सेना प्रमुख भी हैं। अगर वे वेंटिलेटर पर या बेहोश है तो वे IRGC या सेना नहीं चला सकते। मेरा अंदाजा है ये अली लाराजानी हैं, जिनके बारे में हमने पहले बात की थी। वही ईरान और सेना चला रहे हैं। तो अगर ये सच है तो ये बहुत सारे सवाल उठाता है कि क्यों? क्या विशेषज्ञों की सभा ने उन्हें चुना, खासकर अगर वे सार्वजनिक भाषण नहीं दे सकते? क्या उन्होंने खुद अपनी नियुक्ति के लिए भी कोशिश की थी? क्या उन्होंने कुछ किया? क्योंकि हम जानते हैं कि वहां और भी लोग थे, जैसे कि खोमेनी के पोते, जो उनके खिलाफ थे, जो कह रहे थे कि उन्हें नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, किसी और को नियुक्त किया जाना चाहिए। वहां कई लोग थे जो खामनेई के विरोधी थे। अगर खामनेई खुद अपने चुनाव का समर्थन नहीं कर रहे थे तो वह कैसे जीत गए? बहुत सारे सवालों के जवाब दिए जाने बाकी है, और यह संभव है कि किसी ने उनकी नियुक्ति को आगे बढ़ाया क्योंकि वे चाहते थे कि वह सत्ता संभाले। इस तरह वह मर जाएं और कुछ और हो जाए। मुझे नहीं पता, बहुत सारी थ्योरीज है। आप लोग नीचे कमेंट्स में अपनी थ्योरीज बता सकते हैं। क्या आप हैरान है कि इस नए नेता को अब तक नहीं देखा या सुना गया? जाहिर है उनकी सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंताएं होंगी और मेरी जानकारी में वो घायल भी हुए थे। क्या आपको उनके चयन पर हैरानी हुई? मुझे उनके चुने जाने पर हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उनके पिता की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी बनने की चर्चा पहले से थी। ये अटकलें 1 दशक से भी ज़्यादा समय से चल रही हैं। मैं ये भी सोचता हूँ कि कहीं ये तथ्य कि हमने उन्हें देखा नहीं है, ये संकेत तो नहीं कि वे जीवित नहीं हैं। मेरा मतलब है, मुझे नहीं लगता कि कोई स्पष्ट संकेत है कि किसी ने उनसे बात की है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने आज कहा कि ना तो उन्होंने और ना ही उनकी सरकार में किसी और ने रविवार को छोटे खामनेई के सुप्रीम लीडर नियुक्त होने के बाद से उनसे बात की है। तो इसको लेकर अभी भी बहुत असमंजस है। और अगर आप करीब 10 दिन पहले की बात देखें तो उन्हें ये घोषणा करने में भी काफ़ी समय लगा था कि उनके पिता की भी हत्या कर दी गई है। तो पर्दे के पीछे क्या चल रहा है ये वाकई साफ नहीं है। सिस्टम के अंदर काफ़ी खींचतान चल रही है और मुझे लगता है कि उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें किसी तरह की घोषणा करनी ही होगी ताकि स्थिरता का कोई आभास दिखाया जा सके।